हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पीछे 2 दिनों के अंदर 2 कमेंट्स दोनों दशाओं के ऊपर थे। एक कमेंट था शुक्र की दशा के प्रभाव को लेकर, और एक कमेंट जो था वो ये था कि चंद्रमा से आधारित ही दशाएं देखी हैं, दूसरे ग्रहों से आधारित दशाएं भी क्या हो सकती हैं, वेल्थ को लेकर क्या अलग से दशाएं हो सकती हैं। तो इसके ऊपर आज थोड़ी सी पहले चर्चा करते हैं। देखिए, पहले इस बात को समझने की कोशिश करिए कि ज़्यादातर जो दशा है वो 3 तरह से हो सकती हैं। एक होती है आपकी नक्षत्रों पे आधारित, ठीक है। एक होती है आपकी राशियों पे आधारित, और कुछ दशाएं होती हैं जिसे हम मिसलेनियस कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। जितनी भी दशा नक्षत्रों पे आधारित होगी वहाँ पे प्लैनेट सेकंड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्लैनेट ये सेकंड रोल प्ले करेगा, इंपॉर्टेंट होगा वो होगा नक्षत्र। राशि बेस्ड दशा कंपैरेटिवली आसान है क्योंकि राशि तो फिक्स रहती है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ मेष राशि तो मेष राशि, ना वो इधर जा सकती ना उधर जा सकती, ना इसमें मिश्रण हो सकता ना उसमें मिश्रण हो सकता। लेकिन नक्षत्रों के साथ ऐसा नहीं है। आप जब एक ग्रह को उठाएंगे तो उसके 3 नक्षत्र चले आएंगे, ठीक है। एक तमोगुणी नक्षत्र होगा, एक रजोगुणी नक्षत्र होगा, एक सतोगुणी नक्षत्र होगा। इसलिए जब बात नक्षत्र आधारित दशाओं की होती है तो ग्रह से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है नक्षत्र। इसीलिए तो उसको बोला गया कि ये दशाएं नक्षत्रों पर आधारित है। वहाँ पे ग्रह इसलिए आ जाते हैं क्योंकि नक्षत्रों के स्वामी हमने ग्रहों के रूप में देखे हुए हैं। एक्चुअल में नक्षत्रों के स्वामी ग्रह नहीं होते, ठीक है। जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको हर एक नक्षत्र के अलग अलग देव स्वामी मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर बोलूँ, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र जो है उसमें ग्रह स्वामित्व गुरु का है, जबकि वहाँ पे जब डेटी की बात होगी, देवता की बात होगी, तो अजैक पदा करके लिखा होगा, ठीक है। अजैक पदा, तो देवता अलग हो जाएंगे, ग्रह वही है, लेकिन नक्षत्र का जो रूप है, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो बदल जाएंगे। इसलिए जो भी दशा है वो या तो नक्षत्रों पे आधारित है या फिर राशियों पे आधारित है। तो राशियों पे आधारित दशाओं को तो आसानी से समझा जा सकता है। नक्षत्र बेस्ड दशा में प्रॉब्लम आती है। नक्षत्र बेस्ड दशा में नक्षत्र ही नहीं समझ में आता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो यही है, क्यों और क्यों चंद्रमा के नक्षत्र से ही दशा शुरू की जाती है, ये सबसे मेजर क्वेश्चन है, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट को पहले समझने की कोशिश करिए कि आखिरकार चंद्रमा के पास से ही सारी की सारी दशाएं स्टार्ट होती हैं, जितनी भी नक्षत्र पे आधारित होती हैं। इससे क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट निकल के आता है कि चंद्रमा के नक्षत्र से दशा का प्रारंभ होना, चंद्रमा के नक्षत्र से दशा का प्रारंभ होना, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट बताता है। वो ये कि मनुष्य के जीवन में उसके जन्म के नक्षत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। हम लोग विदेशी कल्चरों को फॉलो करते हुए अपने बर्थ डेट को इंग्लिश कैलेंडर से फिक्स करते हैं, लेकिन जब आप त्योहारों को देखते हो तो वह इस तरीके से होंगे, जैसे कि राम नवमी, ठीक है, विजय दशमी। तो ये जो है ये जो चीजें हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसका क्या अर्थ है? हमारा कोई भी त्योहार 25 दिसंबर को क्रिसमस की तरीके से नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंग्लिश कैलेंडर में एक साल उसी तारीख को रिपीट हो जाता है जिस तारीख से वो शुरू होता है, लेकिन वैदिक कैलेंडर्स के अंदर साल का रिपीटेशन डेट के रिपीटेशन से नहीं होता। यही रीज़न है कि हमारे त्योहारों में कोई भी डेट फिक्स नहीं होती, हमारे में तिथियां फिक्स होती हैं। और अगर आप इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझोगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि आपके जीवन में चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है, आपका जीवन या तो उसी एक नक्षत्र पे चल रहा होगा जिसमें कि चंद्रमा बैठा है जन्म का, या एक नक्षत्र पहले जाएगा या एक नक्षत्र बाद जाएगा। ये की पॉइंट है जो इस बात को इंडिकेट करता है
कि उस एक साल में व्यक्ति जहाँ खड़ा है वहाँ खड़ा रहेगा, थोड़ा सा पीछे की तरफ चला जाएगा या जिंदगी में आगे की तरफ चला जाएगा। चंद्रमा का नक्षत्र इस पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली कंडीशन। तो ये तो हुआ फैक्टर कि चंद्रमा को क्यों पकड़ा है, क्योंकि तिथियों का निर्धारण चंद्रमा और सूर्य से होता है। इसलिए जब यहाँ से हट के आप ईरानियन कल्चर में जाओगे तो आप ताजिक चार्ट्स को भी देखोगे। ताजिक चार्ट्स चंद्रमा को नहीं मानता, वो मानता है पिता ही सब कुछ है, और वो सूर्य को फिक्स कर देगा। जिस दिन आपने जन्म लिया उस दिन उस डिग्री पे सूर्य जो था वो है, वो इस सिस्टम से ताजिक नीलकंठ सिस्टम चलता है। जबकि चंद्रमा का नक्षत्र सिस्टम इम्पॉर्टेंट है। हम तिथियों पे अपने त्यौहार, अपने जन्मदिन मनाते हैं। हमारे यहाँ जन्म अष्टमी मनती है, विजयदशमी मनती है, अमावस्या जब आएगी तो दिवाली मनती है ना। तो हमारे लिए तिथियाँ इम्पॉर्टेंट है, ना कि डेट्स। अगर मेरा बर्थ 21 दिसंबर को हुआ है तो मैं हर साल 21 दिसंबर को नहीं पैदा होता, ये क्लियर कर दूं। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर वो डेट इंपॉर्टेंट नहीं होती। अगर किसी को भी पर्टिकुलर कोई उपाय उसके साल के लिए करना है तो उस तिथि में, जन्म तिथि में हुआ है उस तिथि वाले दिन पे ही होता है। अगर जन्म पंचमी तिथि को है तो उस माह की जब भी पंचमी तिथि आ जाएगी, चाहे वो 21 दिसंबर को पड़े, चाहे वो 20 जनवरी को पड़े, चाहे वो 13 नवंबर को पड़े, उस महीने के अंदर जब भी वो तिथि आएगी उस दिन वो चीज़ मानी जाएगी। और वो तिथियों का निर्माता कौन है? कोई और नहीं, चंद्रमा। इसीलिए चंद्र नक्षत्र एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो पहली चीज़ तो ये हुई। अब दूसरी बात कही थी उसको जरा ध्यान से समझ लीजिए। नक्षत्र बेस्ड दशा होने के कारण एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी चर्चा कहीं नहीं हुई, और वो ये कि आखिरकार चंद्रमा कहीं एक जगह बैठ के पूरी कुंडली को एक तरफा मूव ऑन करा सकता है। क्यों हो सकता है ऐसा? क्योंकि नक्षत्र की जो सीक्वेंसिंग होगी वो चंद्र नक्षत्र और उसके बाद के नक्षत्रों से होगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति का चंद्रमा यहाँ बैठा है और यहाँ से उसने नक्षत्र की शुरुआत करी तो साइकिल यहाँ से ही चलनी शुरू होगी। किसी का चंद्रमा यहाँ से बैठा है जन्म के समय, तो उसके लिए नक्षत्र साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि नक्षत्रों पे आधारित दशा, शुरुआत में जब हम भी देखे तो मैं भी यही सोचता था कि अगर नक्षत्र आधारित है, मान लीजिए एक शुक्र ग्रह लिख दिया है, शुक्र ग्रह के 3 नक्षत्र आएंगे। अब वो ग्रह कैसे डिसाइड करेगा कि मुझे इस नक्षत्र से फल देना है कि उस नक्षत्र का देना है कि उस नक्षत्र का देना है? सपोज करिए कि शुक्र की बात अगर मैंने लिखी और शुक्र के लिए मुझे कौन से 3 नंबर चाहिए होंगे, 1, 5 और 9, 1, 5 और 9। इसमें एक नक्षत्र आता है भरणी, इसमें आ जाता है एक नक्षत्र और एक नक्षत्र इसमें आ जाता है। ठीक है, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व फाल्गुनी और एक भरणी। अब जब शुक्र की दशा चल रही हो तो पहले हम यही सोचते थे कि कैसे काम करता है। तो शुक्र की दशा चल रही है तो क्या ये डिसाइड करेंगे कि शुक्र का यहाँ का नक्षत्र चलेगा, यहाँ का नक्षत्र चलेगा, यहाँ का नक्षत्र चलेगा। अगर उस आधार पे काम होता तो जब शुक्र चले तो पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट आ जाए, या फिर वो नॉलेज लव की तरफ खींच ले, या फिर वह हायर लर्निंग की तरफ खींच ले, मगर ऐसा नहीं होता। इसलिए नक्षत्रों पे चलने वाली दशा में एक ग्रह पे आधारित होकर चीज़ नहीं चलती, बजाय उसके चीज़ ऐसे चलती है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है उसने पहली दशा अपनी प्रारंभ करी। अब चंद्रमा जिस प्रभाव के भी नक्षत्र को ले लेगा या जिस नक्षत्र के प्रभाव को भी ले लेगा, वहाँ से प्रभाव शुरू हो जाएगा। तामसिक या फिर रजोगुणी या फिर आपका सात्विक गुण, वो उसकी राशि और उसके भाव का मिश्रण होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ से बैठ के अगर नक्षत्र को शुरू करे तो शुरुआत का एक अंतर उस नक्षत्र के स्वामी के पास होगा, फिर उसके बाद की कुछ अवधि उस पूरे के पूरे अगले नक्षत्र में ही होगी, वो नक्षत्र उस राशि में ही होगा। फिर जब वो नक्षत्र खत्म हो जाएगा तो दूसरी राशि के अंदर जो नक्षत्र है वहाँ से प्रभाव शुरू हो जाएगा। इसलिए हमारी जो साइकिल है वो चंद्रमा जहाँ भी बैठा हो वहाँ से किसी एक तरफ चल रही होती है, ध्यान रखिएगा। इसलिए चंद्रमा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है नक्षत्रों पे आधारित होने का, एक तिथि की इंपॉर्टेंस हो जाने के कारण। दूसरा कि चंद्रमा जहाँ भी प्लेस्ड होगा कुंडली में उसके आगे के भाव की तरफ लाइफ को मूव ऑन करना है, ये क्रूशियल पॉइंट होता है। ठीक, दूसरी चीज़ कि दूसरे ग्रहों के नक्षत्रों से अगर हम बात करें, या जो वो सवाल था वो ये कि धन के लिए कोई दूसरी दशा, तो दशाओं में बहुत सारे ऐसे वो दशाएं मिल जाएंगी जो अलग अलग चीज़ों के लिए देखी जा सकती हैं, जैसे कि नारायण दशा,
जैसे कि शूल दशा, ठीक है। और एक ही दशा के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स पॉइंट्स हो सकते हैं, तो वो चीज़ को तो इमेजिन कर पाना, एक्सप्लेन कर पाना अपने आप में बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है। जैसे शूल दशा में अगर हम जाएंगे तो शूल दशा क्या है, वो शब्दों के तौर पे तो एक नाम हो जाएगा, लेकिन फिर सारी चीज़ों को राशि बाय राशि चलाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने शुरुआत ही इस बात से करी थी, मिसलेनियस लिख के भी मैंने वहाँ पे कुछ लिखा नहीं था। या तो दशा राशि से चलेगी या तो नक्षत्र से चलेगी। राशि से चलेगी तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन नक्षत्र से चलेगी तो बहुत प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि इसमें ये नहीं समझ में आता कि जिस समय हम ग्रह को देख रहे हैं उस समय नक्षत्र कौन सा एक्टिव करके चल रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम है। उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है त्रिभागी वेरिएशन। त्रिभागी वेरिएशन क्या करता है, बड़ी से बड़ी दशाओं का 3 हिस्सों में बांट के उसको नक्षत्र अलॉट कर देता है। फिर आपको नक्षत्र समझ में आ जाता है, तो नक्षत्र पकड़ के आप समझते हो कि जीवन किस भाव से काम करने की कोशिश कर रहा है। उसकी जगह नक्षत्र पे ही दूसरा प्रभाव जो है दशा के लिए बहुत अच्छा, वो हम लेते हैं कई बार कि आपकी योगिनी दशा सिस्टम यूज कर देते हैं। योगिनी दशा सिस्टम से क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि कौन सा भाव आपके लिए उस समय लगन बना है और आपका जन्म का लगन उधर से कहाँ जाके बैठा है। तो आपके जीवन के अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो योगिनी दशा से फिर फिक्स होता है, क्योंकि योगिनी दशा भी नक्षत्रों पर ही आधारित दशा है, ठीक है। इसलिए जब कभी भी नक्षत्र पे आधारित दशा की बात होती है तो नक्षत्र इंपॉर्टेंट है। अगर नक्षत्र समझ में आ गया कि किस नक्षत्र से काम हो रहा है, किस भाव से काम हो रहा है, तो हम एक क्लोज अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। ये तो हुई बात उन जातक के सवाल के लिए जिनका ये कंसर्न था कि नक्षत्र बेस्ड दशा में चंद्रमा। अब जहाँ पे मैंने चंद्रमा समझाया है, चंद्रमा का रीजन तिथि है। अगर बहुत स्पेशल केसेस आ जाएं जहाँ पे आपको दिखाई देता हो कि नहीं कोई दूसरे ग्रह से दशा प्रारंभ हो रही है, चीज़ों को महसूस करना होता है कि सामने वाले व्यक्ति जो है उसका थॉट प्रोसेस क्या है। दशा को इस बात से समझिएगा। अभी मैं शुक्र के एग्जाम्पल में आपको समझाऊंगा कि दशा एक्चुअल में किस चीज़ के लिए हमें खोजनी है और मैं क्या खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि दशा ही सब कुछ है कुंडली के अंदर, बाकी सब तो स्टैटिक पॉइंट्स रह जाएंगे। कुंडली में एक ग्रह कहीं बैठा है, आप उसकी विवेचना कर दोगे, यहाँ बैठा है तो ये रिजल्ट करेगा, वहाँ बैठा है तो वो रिजल्ट कर देगा। दैट्स लाइक अ स्टैटिक पॉइंट, ठीक है। डायनामिक्स क्या है? डायनामिक्स तो दशा ही है, और दशा के अंदर भी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे खोजा जा सकता है। तो अब जो दूसरा जातक का प्रश्न था शुक्र की दशा को लेकर, अब उसमें सवाल को देखिए और वहाँ से फिर आगे की चीज़ों को समझिएगा। एक अप्रॉक्सीमेट चार्ट बनाने की कोशिश कर लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे आ जाए 7 नंबर की राशि, यहाँ पे आ जाए 7 6 5 4 3 2 और यहाँ पे आ गया शुक्र, ठीक है। अब इस स्थिति में जो पहला प्रश्न ये था कि शुक्र की दशा को एक्सप्लेन करें, तो इसमें पहली बात क्लियर कर दो, किसी भी ग्रह की दशा को, किसी भी ग्रह की दशा को भूल के ज़िंदगी में कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए आप जब कोई वीडियो देख के चल रहे हो तो उस बात को ध्यान रखना। दशा को अगर आप बृहत पराशर होरा शास्त्र में पढ़ोगे तो उन्होंने साफ शब्दों में लिखा हुआ, पहली कंडीशन, कोई भी ग्रह हो, कोई भी ग्रह हो, वो अपने कारक तत्वों का प्रभाव करेगा। कोई भी ग्रह हो वो अपने कारक तत्वों का प्रभाव करेगा। शुक्र के कारक तत्व में अगर हम बात करें तो ये अपोजिट पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, पहली चीज, ठीक है। क्योंकि मैरिज का कारक है, ठीक। मैरिज के कारक होने के लिए अगर व्यक्ति नॉर्मल है तो अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन किसी भी एज में देने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि वो पार्टनरशिप्स की तरफ एक झुकाव देने वाला ग्रह है, पहली कंडीशन। दूसरा, वीनस जो है वो वैभव का ग्रह है, लक्ष्मी जी के तौर पे माने जाती है। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं उसकी जब भी दशा प्रभाव काम करेगी तो वेल्थ की कोई बात होगी। देखिए मैं भी बोल रहा हूँ कोई बात होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी वृद्धि ही होगी, उसकी वृद्धि होगी ये नहीं कह सकते। वेल्थ को लेकर कोई बात होगी, विवाह या अपोजिट जेंडर सेक्स को लेकर कोई बात होगी। ये इसलिए होगी क्योंकि शुक्र के ये कारक तत्व हैं, ठीक है। मिठाइयाँ या थोड़ा सा चीज़ों को लाइमलाइट में दिखाना, वैभव उसी को कहते हैं, वो चीज़ें शुक्र की दशा में हो सकती है। अब जब हम शुक्र की दशा की बात करेंगे तो शुक्र को समझ लिया आपने कि उसके कारक तत्व क्या है। दूसरी चीज़, जिस राशि में बैठेगा उस राशि के हिसाब से उसका एक पोटेंशियल होगा। उच्च राशि में बैठा है, उच्च राशि में बैठा है तो इसका मतलब जो भी प्रभाव होंगे, ये मत समझ लीजिएगा कि भर भर के पैसे आ जाएंगे, है ना। जो भी प्रभाव होंगे, जो भी प्रभाव होंगे वो प्रभाव को वो बढ़ा के करेगा। मेरे शब्दों पे ध्यान रखिएगा।
कारक तत्वों को उठाया मैंने और मैंने बोला कि ये कारक तत्व जो हैं वो महसूस होंगे। ये जो महसूस होंगे ना, ये हमारे लिए दशा है। जो महसूस होंगे वो दशा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि या तो वो परिस्थिति के कारण है या वो व्यक्ति के दिमाग के अंदर है, मगर वो उसकी दशा मानी जाएगी। पहली चीज तो जब शुक्र की दशा का प्रभाव है तो व्यक्ति के सोचने के ढंग पर शुक्र चलेगा। ठीक है, या तो अपोजिट पार्टनर की तरफ या फिर पैसे की तरफ की सोच चलेगी। अब मान लीजिए ये उच्च राशि में बैठा हुआ है तो हम ये नहीं कह सकते कि इसके सोचने से धन उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए बोल रहा था मैं कि इसके पास जरूरी नहीं है कि ऐसे कोई भाव का संबंध हो जो आपको धन उगा के दे देता हो। इसलिए यहाँ पे जब शुक्र की दशा चल रही है और ये कह दें कि उच्च का शुक्र बैठा है और पैसा ही देगा तो गलत बात हो जाएगी। हाँ, आपके पास इतना जरूर कुछ होगा कि आप अपने वैभव को दिखा सकते हो। रीजन बीइंग यहाँ पे शुक्र पंचमेश है, बस इतनी सी चीज होगी। जबकि ये 12th हाउस लॉर्ड होने के कारण बेवजह के खर्चों को दर्शा सकता है। बेवजह के खर्चों को दर्शा सकता है क्योंकि 12वें भाव का स्वामी होकर वो ग्रह उच्च हुआ है, पंचम का स्वामी होने के साथ साथ। तो 5th हाउस इज अबाउट एंटरटेनमेंट एंड 12th हाउस जो होता है वो खर्चों का होता है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि धन आपके पास आ रहा होगा, हो सकता है धन आपसे जा रहा होगा। जब धन जा रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से धन आ रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे धन के जाने वाली चीज में धन का आने वाली चीज जो है ना वो दर्शाने लगती है कि हाँ, जीवन में कुछ भोग है, सुख है। व्यक्ति खुद कमा के खर्च कर रहा है या उसकी वाइफ कमा के उसे दे रही है, उसके पेरेंट्स कमा के उसे दे रहे हैं, या कोई दूसरा फैक्टर उसे पैसा दे रहा है, ये नहीं कहा जा सकता इस कंडीशन में। बस इतना कहा जा सकता है कि व्यक्ति के पास पैसा आ रहा है और वो उसे खर्च रहा है। क्लियर हो जाएगी ये चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो होता है भाव। ग्रह जिस भाव में बैठा है वो उस भाव के साथ जुड़ के काम करने लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पर 10th हाउस में बैठाया था तो 10th हाउस स्टेटस है, तो जब यहाँ शुक्र का प्रभाव दिखे तो स्टेटस के ऊपर कोई ना कोई प्रभाव माना जाएगा व्यक्ति के। अब मान लीजिए वही शुक्र यहाँ की जगह उठ के यहाँ आके बैठ जाता, 10 नंबर की राशि 8वें घर में। अब यहाँ पे ये शुक्र बैठ जाए तो अब ये अष्टम भाव के प्रभाव को अपने साथ ले लेगा। रहेगा तो अभी भी वही दो चीजें, अपोजिट पार्टनर की तरफ का एक अट्रैक्शन और दूसरा वेल्थ से जुड़ी हुई कोई बात। ठीक है, लेकिन अब ये अष्टम है, पैसे आते हो लेकिन रुक रुक के आते हो। यहाँ पे अब ये स्टेटस के ऊपर नहीं जा रहा। दूसरी बात है, इसकी दृष्टि जो हो रही है वो 2nd हाउस के ऊपर होगी, तो रुक रुक के पैसे आते हो ये कहा जा सकता है। सेविंग्स के ऊपर ये अपनी आस्पेक्ट करेगा तो एक चीज, या फिर पैसों को लेकर अड़चने रहती हों। दूसरी चीज, अचानक से धन प्राप्ति के संभावनाएं बन सकती हो क्योंकि ये वेल्थ को रिप्रेजेंट करने जा रहा है और अचानक के घर में बैठा है, तो उस भाव के साथ उसको कंबाइंड करना पड़ेगा। शनि की राशि में बैठा है, स्लोली काम करेगा तो स्लोनेस के साथ चीजों को जोड़ा जाएगा। 5th हाउस का लॉर्ड है, संतान प्राप्ति में विलंब हो सकता है, अचानक से हो सकता है। प्रेम के संबंध में भी यही हो सकता है, जहां से खर्चों के संबंध में थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो जब शुक्र की दशा की बात कही थी तो शुक्र की दशा में आप उसके कारक तत्वों को महसूस करोगे। जिस भाव में बैठा होगा उस भाव के अनुरूप और जिस पे दृष्टि करता होगा उसके अनुरूप रिजल्ट कर देगा। उसके बाद अलग बात होती है कि उसकी राशियों में कोई बैठा है तो उसके फल भी उसको जोड़ के देखे जा सकते हैं। अब मेजर मुद्दा जो मैंने आपसे बोला था कि किसी भी चीज पे, किसी भी ग्रह को लेकर भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। मतलब एक जनरल वीडियो बनाते अगर हम बात करते हैं तो नहीं की जा सकती। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ऐसे सुन के आते हैं कि सर देखो इन्होंने तो ये बोला है शुक्र उच्च का होगा तो फलाना ये बैठा है, ठिकाना वो बैठा है। वो इसलिए क्योंकि बुक्स के अंदर वो चीज मेंशन्ड है कि शुक्र उच्च का बैठेगा तो भोग देगा, वो सब कुछ अच्छी अच्छी बातें। आपने शुरुआत के चैप्टर को पढ़ा, आप थोड़ा सा आखिरी के चैप्टर को पढ़ के देखिए, आखिरी के चैप्टर में बहुत बड़ा झोल है और वहीं पे सारे एस्ट्रोलॉजी का खेल छिपा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि ग्रह के पास कम से कम 12 अवस्थाएं हो सकती हैं और ये जो है ये बहुत ही माइन्यूटली चेंज हो सकती है। आपके टाइम ऑफ बर्थ को थोड़ा सा भी फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ा तो ये 12 के 12 स्टेट्स चेंज हो जाएंगे। नित्य पानी अवस्था है, कहीं भोजन अवस्था है, कहीं कोई अवस्था है, कहीं सयादी अवस्था है। तो ऐसे करके आप जब देखोगे तो 12 अलग अलग अवस्थाएं हैं और ये अवस्थाएं आपके टाइम ऑफ बर्थ में थोड़े से चेंज होने पर ही चेंज होने लगती हैं। और अलग अलग 12 अवस्थाओं में बैठे हुए ग्रहों का जो फल वर्णित है उसको याद रख पाना भी बहुत मुश्किल खड़ा हो जाएगा। इसी कारण से
जब स्पेसिफिक रिजल्ट्स अगर कोई पूछे, बहुत स्पेसिफिक रिजल्ट्स पूछे, तो आप यहाँ तक नहीं आते, और हम भी नहीं आते, हम क्लियर बोल दें इस वाले स्टेट तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम टाइम ऑफ बर्थ को थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर देंगे, ये वाली पूरी स्टेट्स चेंज हो जाएंगी, तो इसको हम नेग्लिजिबल करके साइड लाइन कर देते हैं। सबसे पहली बात ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लोग बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शंस की बात करते हैं, ये बात पता होनी चाहिए कि वो 12 स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन वी आर नॉट इन सच अ ग्रेट स्टेट कि हम वहां तक अपने आप को पहुंचा पाए। तो हम इसकी जगह सेकंड स्टेट तक रहते हैं, यहाँ पे नहीं पहुंच के एक स्टेट पहले पे रहते हैं। वहां पे हम ये समझ लेते हैं कि वो जो भी ग्रह है उस ग्रह के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, उस ग्रह के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। अगर पॉजिटिव ग्रहों का इम्पैक्ट एस्पेक्ट है, कंजंक्शन है, तो ग्रह को सपोर्ट मिल रहा होगा। नेगेटिव है तो चीज़ों को रोक रोक के काम कर रहा होगा, ठीक है। इसीलिए काम में बाधा आएगी या काम आसानी से होगा, उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट इम्पैक्ट्स जो कुछ भी है कंजंक्शन से, उससे देख लेते हैं, क्योंकि वो 12 अवस्था वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। यहीं पर फिर सेकंड फेज होता है, वो होता है कि ग्रह अगर बहुत ही ज़्यादा पीड़ित अवस्था में है तो उसके रिजल्ट्स के अंदर शून्यता आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो अपनी चीज़ों को दे पाने में सक्षम नहीं होंगे, अपनी चीज़ों को दे पाने में सक्षम नहीं होंगे। इस कारण से जब जो ये प्रश्न था कि किसी भी ग्रह की दशा कैसी जाएगी, तो वहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंटली बोल दूँ, सिर्फ ये कहूँगा कि शुक्र की दशा है, शुक्र जो होता है वो वैभव को देता है, वो प्रेम को देता है, वो एक तरीके से आपको विलासिता को देता है, लेकिन सबको नहीं देता। और उच्च का बैठा हुआ शुक्र हो तो सभी को मिल रहा हो, ऐसा भी नहीं देखने को आया। क्लियरली बोल रहा हूँ, लोगों की कुंडलियों के साथ जो चीज़ दिख रही है उस पर चर्चा करी जा रही है। किताबों के अंदर क्या लिखा है वो तो हमने अपनी ओर से पढ़ा, अपने तरीके से लिख के दे दिया सामने वाले को, वो चीज़ हमें नहीं करनी। बहुत सारी जगहों पे शुक्र उच्च का होगा, लेकिन जीवन के अंदर पैसों की दिक्कतें आने लग जाएंगी। कब? तब जब शुक्र छठे भाव का स्वामी बन जाए। क्यों? क्योंकि छठा भाव जब दरिद्रता की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, ऐसे स्थिति में शुक्र उच्च राशि स्थिति क्यों ना बैठा हो, वह उन भावों से, जिस भाव का स्वामी है उसके फल करने के लिए बढ़ जाता है। इसलिए ये बात सोच के अगर चलेंगे कि नहीं ये ग्रह उच्च है तो इसका यही अर्थ है, वो गलत हो जाएगा। वो ये जरूर दिखाने की कोशिश करेगा कि आपके जीवन में भोग जो है उसकी चाहत ज़्यादा है। शुक्र उच्च का हो, व्यक्ति के अंदर भोग की चाहत ज़्यादा होगी, लेकिन भोग की चाहत का ज़्यादा हो जाना इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं करता कि जीवन में उस व्यक्ति के उतनी ही संपत्ति आर्थिक रूप से मौजूद है। इस कारण से कभी भी ऐसे ब्लाइंड पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कशन नहीं करते जहाँ कभी ये बोल सके कि शुक्र उच्च का बैठा है तो सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। मान लीजिए वही शुक्र नीच का बैठा है, तो नीच के बैठने की वजह से हमें कई बार लगेगा कि इन चीज़ों की जीवन में कमियां होंगी। किसकी? प्रेम की भी हो सकती है, लव की तरफ भी हो सकती है, अट्रैक्शंस की तरफ भी हो सकती है, और वेल्थ की तरफ भी हो सकती है। लेकिन अगर वो नीच का बैठा हुआ शुक्र किसी गलत बुरे घर का स्वामी होके नीच हो गया है, तो अचानक से ही वो आपको अपार धन संपत्ति भी दिखा सकता है, ठीक है। इसलिए कभी भी किसी भी पर्टिकुलर दशा को एक साइड से रीड नहीं कर सकते, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, भाव के प्रभाव को, पढ़ने वाले एस्पेक्ट्स को, उनके साथ के कंजंक्शंस को, सब कुछ को देखना होता है, और फिर यहाँ पे डिसीजन होता है। अब फाइनल कंक्लूडिंग वर्ड्स कि एग्जैक्टली दशा क्या है। एक पर्टिकुलर चार्ट था, उस पर्टिकुलर चार्ट में जो शुक्र की मैंने प्लेसमेंट बनाई थी वही प्लेसमेंट थी, ठीक है। और उस प्लेसमेंट के हिसाब से अगर देखते तो चीज़ें कुछ हद तक अलग से दिखाई देती। मान लीजिए यहाँ 12 नंबर लिख दिया, यहाँ पे हमने शुक्र लिख दिया, ये यहाँ का स्वामी भी है और ये यहाँ का स्वामी भी। तो यहाँ पे हमारी प्रेडिक्शन थी कि अगर जातक की जो उम्र है वो पढ़ने लिखने की है, तो उच्च के कॉलेज से अपनी एजुकेशन ऐसा व्यक्ति कर सकता है। क्यों? क्योंकि 5th हाउस लॉर्ड उच्च राशि से बैठा है, ठीक है। तो ऐसे में जातक के पास पूर्णतः संभावनाएं हैं। ये मैं चंद्रमा से विंशोत्तरी दशा के ऊपर बोल रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे जब ये दशा चल रही तो हमारे को दिख रहा है पंचम जो होता है वो कॉलेज एजुकेशन का होता है, तो किसी नामी कॉलेज से व्यक्ति अपनी एजुकेशन कर सकता है। अब ये क्या है? ये समय दशा में हमें परिस्थिति दिख रही है। अब ये दूसरी चीज़ों को भी दिखाएगा, लव को भी दिखाएगा, अपोजिट पार्टनर की तरफ भी दिखाएगा, बेवजह के खर्चों को भी दिखाएगा। ये इसमें मिक्स है, ठीक। अब इसमें जो चेंज आया वो चेंज कैसे आ गया?
दशा जो चल रही है वो यहाँ शुक्र की तो चल रही है, लेकिन जो मस्तिष्क पे काम हो रहा है वो काम हो रहा है मंगल से। सपोज चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ, ठीक। अब इस कंडीशन में परिस्थिति तो वही है जो हमें दिखाई दे रही है, परिस्थिति वही है जो हमें दिखाई दे रही है। दशा को समझिएगा, और इसलिए मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू मैटर है इस समय मेरे सामने भी, वो है दशा का। बाकी की कुंडली को तो रीड करना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन दशा में बहुत ज़्यादा चीज़ें उलझ जाती हैं। यहाँ पे परिस्थिति दे रही है कि अगर कॉलेज एजुकेशन के हिसाब से एज है तो ये चीज़ें बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है। फीमेल वाली बात को इनकार नहीं कर सकते क्योंकि वो उसका कारक तत्व है, वेल्थ की इनकार नहीं कर सकते क्योंकि वो उसका कारक तत्व है, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ें होंगी। जो उम्र है वो उम्र इस समय कमाने वाली तो है नहीं, तो ऐसी स्थिति में किसी न किसी रूप में पैसे को लेकर व्यक्ति खर्च कर रहा होगा, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पैरेलली दशा जो चल रही वो दशा इसकी नहीं चल के यहाँ पे चली जा रही मंगल की। अब मंगल की दशा चले, अब नई मुसीबत खड़ी हो जाए। क्यों? क्योंकि ये 3 नंबर की लगन कुंडली है, तो यहाँ पे एक तो 11वें का स्वामी है और दूसरा 6ठे भाव का स्वामी है, और मंगल बुध से बिल्कुल शत्रु होते हैं। ऐसे स्थिति में मंगल की दशा जो है वो भी गड़बड़ होगी। अब मंगल की दशा होने की वजह से एंगर इशू, एग्रेशन का इशू भी बनने की पूरे योग बनने लगेंगे। तो अब क्या चीज होगी? चंद्रमा से देखेंगे नॉर्मली तो एक दशा नजर आएगी, लेकिन यदि कोई हाथ देखने वाला व्यक्ति देख के अगर कुंडली को यह बोलने लगे कि नहीं मंगल की दशा चल रही है, तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगा कि दशा ये चल रही है कि दशा वो चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि फिर भैया दशा है क्या? चल तो ये भी रहा है, चल तो वो भी रहा है। विंशोत्तरी दशा से कुंडली बनेगी तो दशा ये चल रही है ना, लेकिन हस्तरेखा में अगर जैसे ही कोई इंसान गया उसने बोला कि अब चल मंगल रहा है, तो आप इसको कैसे सही और कैसे गलत बोलोगे? क्या दोनों गलत है कि दोनों सही है, या फिर दशा क्या है? फिर वही सवाल उठता है आखिरकार दशा क्या है। तो दशा में दो चीजें होती हैं, इसको ध्यान रखना होता है, और यही सबसे क्रूशियल प्रॉब्लमेटिक चीज है जिसकी वजह से लोगों से बहुत ज्यादा डिस्कशंस करने पड़ते हैं ताकि हमें समझ में आए कि चल क्या रहा है। एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं सिचुएशन, और एक होता है आपका उसका रिस्पॉन्स, ठीक है। सिचुएशन तो आपको हमेशा चंद्रमा की दशा से, मतलब कि नॉर्मल विंशोत्तरी से मिलेगी। नॉर्मल विंशोत्तरी से जो मिलती है वो होती है सिचुएशन, लेकिन उस सिचुएशन का जो रिस्पॉन्स होता है ना, वो रिस्पॉन्स आप अपने माइंड से करते हो। इसीलिए जरूरी ये नहीं है कि जो सिचुएशन है वही सिचुएशन माइंड भी रीड करता हो। जो सिचुएशन है उसी सिचुएशन को माइंड भी रीड करता हो, ये जरूरी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसीलिए जो रिस्पॉन्स है ना वो माइंड के ऊपर चलता है कि आप उसको कैसे देख रहे हो। कुछ लोगों को सिचुएशन अपॉर्चुनिटीज में दिखाई देती है, कुछ लोगों को वो सिचुएशन जो है वो नेगेटिविटी में दिखाई देती है, और कुछ लोगों को सिचुएशन दिखाई ही नहीं देती, ठीक है। क्यों? क्योंकि तीनों को ही एक माइंड का रिस्पॉन्स चाहिए। बहुत सिंपल से एग्जांपल ले लीजिए, कोरोना आया तो कोरोना में कोई भी दशा चली हो, सबके सभी घर के अंदर बंद होकर बैठे थे, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि जिसकी सिर्फ शनि की दशा थी वही बैठा था, जिसकी राहु की थी वही बैठा था, ऐसा कुछ नहीं। सभी के सभी के लिए ऑलमोस्ट एक जैसी परिस्थिति थी, लेकिन अलग अलग व्यक्ति का जो उस समय थॉट प्रोसेस था, कुछ लोग इनोवेटिव हुए चले जा रहे थे। सिचुएशंस अगर सेम है तो आप अपने माइंड से रिस्पॉन्ड करते हो, और दशा में ये सबसे क्रूशियल हो जाता है कि सिचुएशन तो एक तरफ दिखा रही है कुंडली, जैसे मैंने यहाँ बताया, लेकिन माइंड यहाँ से चल रहा है। तो रिस्पॉन्स में क्या है? रिस्पॉन्स में एंगर इशू आ जाएगा, एग्रेशन इशू आ जाएगा। इवन दो कि सिचुएशन डिमांड नहीं कर रही, लेकिन रिस्पॉन्स उस नेचर में, क्योंकि व्यक्ति के सोचने के ढंग पे वो चीज़ हावी हो रही है। समझिए, ये फैक्टर्स आपको मिक्स करने पड़ते हैं कई बार। इसीलिए विंशोत्तरी दशा सिस्टम के अंदर भी जो अलग अलग दशाएं दी गई हैं वो सारी दशाएं काम कर रही होती हैं। प्रॉब्लम जो आती है वो आती है कि व्यक्ति के सोचने के ढंग को पकड़ना बहुत मुश्किल चीज़ होती है। जब तक उनसे बातचीत ना हो रही हो कंटिन्यूसली, थॉट प्रोसेस नहीं समझ में आएगा। ये वैसी सिचुएशन है जिस समय आप बात करने आते हो उस समय आप हाँ में हाँ मिलाने लगते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, तो रिस्पॉन्स पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। सिचुएशन तो आप खुद ही बता रहे होते हो, सिचुएशन तो हमें विंशोत्तरी भी दिख रही होती है और आप बता भी रहे होते हो कि चलो कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जीवन के अंदर, लेकिन आप उस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कैसे करोगे? अगर किसी का मैरिज का प्रॉब्लम चल रहा है तो वो अगर एग्रेसिव में गया तो वो हो सकता है उसे ब्रेक करने की बात कर ले, और अगर वो एग्रेशन में नहीं गया, संभालना चाहता है, तो वो कोशिश करने लगी उसको रोकने की। सिचुएशन या तो ये बता देगी कि हाँ बचेगी या खत्म हो जाएगी, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं बता पाएगी। और इंसान
इस बात पर ध्यान रखिएगा, दुनिया के अंदर जितने भी लोग दुखी हैं वो इससे कम दुखी हैं, इससे ज़्यादा दुखी हैं। पैसे नहीं हैं का दुख ज़्यादा है। नहीं है इज लाइक अ सिचुएशन, बट नहीं है का माइंड के ऊपर प्रभाव ज़्यादा काम करेगा। माइंड ये नहीं कोशिश करेगा कि वो सिचुएशन को बदलने में चला जाए, वो इस बात को रोता रह जाएगा कि भाई सिचुएशन में पैसे की कमी है तो पैसे के लिए रोना है। कुछ लोगों के केस में क्या होगा, सिचुएशन वही रहेगी गरीबी वाली, ठीक है, लेकिन माइंड का रिस्पॉन्स रहेगा इसे खत्म कर देना है, तो ऐसा व्यक्ति फिर रोएगा नहीं, वो अपने रिस्पॉन्स के दम पे लिमिटेड रिसोर्स के अंदर अपनी क्रिएटिव स्किल्स को बढ़ाने लगेगा और सिचुएशन से ओवरकम कर जाएगा। क्योंकि कई बार आप भी पढ़ते हो कि लोगों ने लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ के भी बहुत अच्छी एजुकेशंस करी। तो मेजर फैक्टर क्या है, सिचुएशन तो सबके लिए बनती ही है, कहीं ना कहीं लाइफ में हर इंसान के सामने कोई ना कोई चुनौतियाँ जरूर आती हैं, लेकिन हर इंसान का जो रिस्पॉन्स कैपेसिटी है वो इंडिविजुअली होती है, और ये रिस्पॉन्स कैपेसिटी दशा का एक सेकेंडरी फैक्टर है जिसे समझना होता है। इसीलिए स्पेशल पोजीशंस ऑफ मून को लेकर रिस्पॉन्स को एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया। इस कारण से चंद्रमा की स्पेशल प्लेसमेंट्स में ये कहा गया कि जब माइंड के ऊपर कोई प्रभाव चल रहा होगा वो कुछ और नक्षत्रों से या दशाओं में नजर आ जाएगा। इस कारण से जब विंशोत्तरी दशा सिस्टम यूज होती है तो 3 चीज़ों को ध्यान रखना होता है, एक नक्षत्र, दूसरा सिचुएशन, तीसरा नॉट रिस्पॉन्स बल्कि स्टेट ऑफ अ प्लैनेट। क्योंकि प्लैनेट अगर पीड़ित है या कुछ है तो उस हिसाब से वो जो सिचुएशंस हैं वो वेरिएट होने लगेंगी। रिस्पॉन्स तो अपने आप में इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू है जिसमें कि आप व्यक्ति से बात करोगे तो वो भी एग्री नहीं हो पाएंगे इतनी जल्दी। कुछ लोग एकदम से एंगर इशू के हैं, एग्रेशन इशू के हैं, ईगोइस्टिक नेचर्स के हैं, वो खुल के सामने नहीं आएंगे, क्योंकि कोई भी इंसान अपना रिस्पॉन्स, अपना नेचर कभी नहीं कुछ करता। एक किन्हीं की कुंडली थी, वो आज तक इस बात को नहीं समझ पाए कि उनका बॉसी नेचर उन्हें दुनिया से बहुत काट रहा है, ये बात उनकी समझ में नहीं आ रही। पर जो भी आ जाए वो सामने वाला ही गलत है, वो पर्सन बिल्कुल ठीक है, ये नेचर। तो ऐसे ही कंडीशन वो रिस्पॉन्स है, वो जो रिस्पॉन्स है वही फिर रिएक्शन का भी रीजन बनेगा। आपने किसी को मार दिया तो कोई आपको भी पलट के मारेगा, तो वो रिस्पॉन्स का जो एक फैक्टर होता है ना, वो एक बिल्कुल अलग फैक्टर होता है। वो समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि सिचुएशंस विंशोत्तरी दशाओं से आप निकाल लोगे, व्यक्ति उस सिचुएशन को जरूरी नहीं है कि वैसे रिस्पॉन्ड करे जैसा आप सोच रहे हो। आपके साधु बन जाने से दुनिया साधु नहीं बनती, इसीलिए उस व्यक्ति के सोचने के ढंग पे डिपेंड करेगा कि वो उस सिचुएशन को अपने फायदे या दूसरे के नुकसान के लिए करता है या दूसरे के फायदे और अपने नुकसान के लिए करता है। ये उनका रिस्पॉन्स, उनका थॉट प्रोसेस होता है, और ये माना जाता है मोस्टली आइदर हार्ट से यानी कि चंद्रमा या माइंड जिसका कारक भी चंद्रमा है से कनेक्ट होता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सेस जो हैं वो चंद्रमा के दशाओं से ही लिए जाते हैं, दूसरे ग्रहों के दशाओं से नहीं। दूसरा सोचने का जो ढंग हो सकता है वो हो सकता है लगन का नक्षत्र स्वामी चंद्रमा के बाद। इसीलिए लगन के नक्षत्र स्वामी को पकड़ के ये सोच सकते हो आप कि उस व्यक्ति के सोचने का ढंग क्या है। अगर वो ढंग समझ में आ गया तो उस ही ढंग से वो अपनी सिचुएशन को समझेगा, और फिर आप उसको कुछ हद तक अप्रॉक्सीमेट गैस कर पाओगे कि वो व्यक्ति उस परिस्थिति को किस तरीके से निकालने वाला है। ये सारी चीज़ों को मिलाने के बाद कुछ रिजल्ट्स बन रहे होते हैं, ठीक है। फाइनल इवेंट्स का जो सिस्टम है वो फिर दूसरे फैक्टर्स के साथ आ जाएगा कि उस समय क्या पोजीशंस थी जो उसे सपोर्ट कर रही थी। तो उन सारी चीज़ों को आपको देखना होता है। धन्यवाद।